YouTube चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आप प्रायः हमारी डिजिटल दुनिया में पधारते रहते हैं। अभी पिछले प्रसंग में 2-3 दिन पहले के प्रसंग में आपने एक आलेख मेरा सुना, हनुमान जी मर गए। कुछ इसी तरह की बातें नए ढंग से, कुछ नई चीज़ों को आपको हम परोसना चाहते हैं। संस्मरण मैंने कभी लिखा नहीं, ये मेरे लेखनी वाले जीवन का ये पहला संस्मरण है। हो सकता है कि जायकेदार ना हो आपके लिए, लेकिन बनाने वाला जायके का कितना विचार करेगा। और वैसे भी करके क्या करूंगा, आप जैसे सुहृदय पाठक और श्रोता अगर मेरे पास हैं तो जायके का विचार तो आप करेंगे, जायके पर कमेंट आप करेंगे कि कैसा हुआ। तो आइए सुनिए मेरे लेखन जीवन का पहला संस्मरण। शीर्षक है इसका अटेस्टेड वाइफ। अब चूंकि आजकल हर चीज़ के ये हमारे डिजिटल दुनिया में अनुवाद की सुविधा भी मिल गई है लोगों को, तो वो सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। अटेस्टेड वाइफ, अभिप्रमाणित पत्नी। आइए सुनिए। आलेख थोड़ा लंबा है, धैर्यपूर्वक उसे सुनेंगे। कम से कम 20 मिनट तक आपको मेरा साथ देना होगा। जो कहना चाहता हूं उससे पहले जो नहीं कहना चाहिए उसे ही कह लूं, क्योंकि आज की दुनिया में जरूरत से ज्यादा होशियार लोग हैं। बेवकूफ तो कहीं ढूंढे मिलेंगे नहीं मेरे सिवा। और चूंकि मैं बेवकूफ हूं, इस कारण इसका खामियाजा आए दिन तो भुगतना ही पड़ता है। वो इस तरह जैसे अमेरिका के न्यूड कॉलोनी में यदि कोई मूर्ख कपड़े पहने हुए पहुंच जाए तो उसे तो धक्के देकर निकाल ही दिया जाएगा ना। खैर, अब आप ये सवाल मुझसे मत कीजिए कि स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट की तरह ये बीवियां अटेस्टेड कब से होने लगी भाई, और इन्हें कौन गजेटेड अफसर अटेस्ट करता है। मेरी व्यथा ये है कि मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वीजा कुछ नहीं रखता हूं। पहले किसी जमाने में पढ़ाई के समय आइडेंटिटी कार्ड रखता था, लेकिन अब बेरोजगारी में उसकी भी आवश्यकता नहीं रह गई है। और जब ये सब रखने का कारण साफ है कि किसी तरह गुजर बसर करने वाले को इनकम टैक्स की तो परवाह नहीं, फिर पैन कार्ड क्या करेगा। चोर लुटेरों को वोट देना नहीं है जीवन में, वोटर आईडी क्या करेंगे। घोटाला करके विदेश भागना नहीं है और न हनीमून बनाने जाने का औकात है, तो फिर पासपोर्ट वीजा क्या करेंगे। है कोई तुक नहीं ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जीवन ही आधारहीन है, अगले क्षण का कुछ अता पता नहीं है कि क्या होगा, फिर आधार कार्ड रख करके क्या करेंगे। किंतु सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, और कुछ तो नहीं है, लेकिन पत्नी है ना। यदि उसका अभिप्रमाणित पर्ची होना जरूरी है, ये मुझे आज पता चला। और कुछ तो नहीं है लेकिन पत्नी है ना, तो भाई उसका अटेस्टेशन जरूरी है। आज मुझे कैसे। अब यहाँ पत्नी होना सौभाग्य दुर्भाग्य की मैं जो बात कर रहा हूँ, इस बाबत भी आप मुझसे हुज्जत न करेंगे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं, अरे भाई, जिसको है वो भी अपने आप को कोस रहा है, और जिसे नहीं है वो भी कोस ही रहा है किसी न किसी को। खैर, फिजूल की बातों में अब ज्यादा उलझाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं असली बात पर आ जाऊं। औरंगाबाद जिले के दुलरुआ स्टेशन है, जिसे लोग 75 वर्षों के नामकरण के बाद भी आज भी पावरगंज कहते हैं, क्योंकि गुलामी वाली दुम टूटने का डर लग रहा है।
और साथ ही पामर साहब की आत्मा को फिर से धरती पर आना न पड़ जाए, इस बात की भी कर सता रही है। वो वजह जो भी हो, मैं तो भाई अनुग्रह नारायण रोड ही कहता हूँ, भले ये नाम थोड़ा टेढ़ा है। उसी स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की 2 टिकट लिए हुए गाड़ी के इंतजार में खड़ा था। वहां से 2 स्टेशन, यानी डेहरी में एक बीमार रिश्तेदार का आपात बुलावा था, जल्दी से जल्दी पहुंचना जरूरी था। परिवार से मिलने की आतुरता हमसे ज्यादा मेरी श्रीमती जी को थी। संयोग से इसी बीच दून एक्सप्रेस आ गई, जो कि नियत समय से 4 घंटे लेट थी। ट्रेनों का लेट चलना इंडिया में बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता है, आप जानते ही हैं। हर रसूखदार लोगों के गांव के सामने चेन पुलिंग होगी तो लेट तो होना है ना। परिजन की चिंता या आतुरता या मूर्खता जो भी हो, पैसेंजर का टिकट लिए हुए एक्सप्रेस में चढ़ गया। 2 स्टेशन ही तो जाना है। हालांकि ऐसी बात मेरे जैसे मूर्ख ही सोचा करते हैं। राष्ट्रभक्त तो राष्ट्रीय संपदा का उपयोग बेहिचक बेझिझक कर लेते हैं भाई। सुपर फास्ट या राजधानी में भी टिकट लेने की जहमत नहीं उठाते। अरे भाई टीटी बाबू है ना, और टीटी बाबू भी ऐसे देशभक्तों के स्वागत के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सीट की कौन कहे, बर्थ भी अलॉट कर देंगे यदि गांधी जी की तस्वीर है आपके जेब में। राष्ट्रपिता को हमेशा जेब में रखे रहना चाहिए, इसीलिए समझदार नागरिक हमेशा रखते हैं। कहीं भी किसी महकमे में काम आसान कर देते हैं गांधी बाबा, जैसे भगवान भक्त का काम आसान करते हैं। गाड़ी अभी खुली ही थी कि टीटी बाबू सिर पर सवार हो गए। आपका टिकट, कहाँ जाना है, कौन सा बर्थ है, स्लीपर में कैसे घुस आए। मजे की बात यह है कि स्लीपर खचाखच पहले से ही भरा हुआ था, और फिर भी एक्सप्लेनेशन मुझसे पूछा जा रहा था। मैं 2 पैसेंजर टिकट उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बस 2 स्टेशन, डेहरी तक जाना है। घबराती हकलाती पत्नी ने कहा, बहन का बेटा सख्त बीमार है, पैसेंजर 6 घंटे लेट थी। मेरे टिकट टीटी बाबू के हाथ में थे, और उनकी संदिग्ध और घृणापूर्ण आंखें कभी मेरी ओर कभी पत्नी की ओर नुकीले भाले से चुभ रही थी। सिर से पैर तक कभी मेरी ओर निहार रहे थे तो कभी पत्नी के मुखड़े पर चिपक जा रहे थे। कभी मेरी लंबी दाढ़ी पर ठिठक रहे थे तो कभी पत्नी की कमसीनी उन्हें चौंका रही थी। आप ज्यादा चौंके नहीं, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आधिकारिक तौर पर श्रीमती जी हमसे मात्र 1 महीने 10 दिन छोटी हैं, किंतु सदा खोडस वर्षिया पार्वती ने अपने जैसा ही इन्हें बने रहने का आशीष दे दिया है। शायद जिसकी सजा 55 वर्षों से के वैवाहिक जीवन में मैं भोग रहा हूं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। शहर बाजार में भी साथ निकलता हूं तो संदिग्ध आंखें कोंचने लगती है। दरअसल हम दोनों का स्वरूप और परिधान बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। ये ओवर अंडर एज और मैं ओवर एज। ये बिना मेकअप के भी ब्यूटिशियन को रिझाने जैसी, और मैं दढ़ी और सिर्फ धोती चादर धारी। ये ऋषि वेश ही संदेह के घेरे में ला खड़ा करता रहा है हमेशा। ये ऋषि वेश ही संदेह के घेरे में ला खड़ा रहा है हमेशा। लोगों को ये पता ही नहीं है कि आर्यावर्त का असली परिधान यही है। ऋषि वेश का अर्थ लोग साधु संत सन्यासी लगा लेते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऋषि पत्नियां भी हुआ करती थी। खैर अभी तो मैं अपनी पत्नी के कारण बेपानी हो रहा हूँ। ट्रेन के डब्बे की खचाखच भीड़ का हर इंसान बेताब हो रहा था मुझे और मेरी पत्नी को देखने के लिए। अरे एक लफंगा साधु एक कमसीन औरत को भगाए लिए जा रहा है। आंधी की तरह बात बॉगी के पिछले छोर तक पहुंच चुकी थी।
आज जैसा एंड्रॉयड वाला जमाना होता तो वीडियो रील बनकर अब तक वायरल हो गया रहता। खैर, ट्रेन तब तक सोननगर स्टेशन पहुंच चुकी थी। सोन नदी के उस पार डेहरी स्टेशन है मेरा गंतव्य। टिकट को अपनी जेब में रखते हुए टीटी गुर्राया, बना साधु का और काम असाधु का, यही सब करते हो, चलो अभी बताता हूं। गाड़ी डेहरी पहुंच गई। 3-4 खाकी वर्दी वाले पहले से वहां मौजूद थे। एक डाकिनी सी खाकिनी भी थी, एक डाकिनी सी खाकिनी भी थी खाकी वर्दी वालों का साथ देने के लिए। उसने लपक करके पत्नी का हाथ पकड़ा और एक सिपाही ने मेरा। घसीटते हुए अंदाज में ट्रेन से नीचे खींच लिया हम दोनों को। रेंगती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा टीटी अभी भी अपनी नुकीली आंखों से हम दोनों को बेध रहा था। पत्नी बिल्कुल घबरा गई थी। मेरा धैर्य और संयम टूटा जा रहा था। मन पर क्रोध का कब्जा हो आया था। दांत पीसते हुए बोला, तुम लोग एलियन हो या इंसान, इंडियन हो या फॉरेनर? मैं भारत का एक ब्राह्मण, ये मेरा ऋषि परंपरा वाला वेशभूषा, ये मेरी पत्नी, क्या इसके लिए मैं सर्टिफिकेट लेकर के चलूं? डेहरी मेरी पुरानी जगह, सैकड़ों नहीं हजारों परिचित हैं, 8-10 तो रिश्तेदार हैं वहां। प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो आई भीड़ को चीरते हुए कुछ लोग आगे आए। किसी ने बाबा कहकर, किसी ने भैया, किसी ने मौसा, किसी ने फूफा कहकर प्रणाम किया। एक लड़की आगे बढ़कर लिपट गई मेरी पत्नी से, दीदी तू कने फंस गए? और फिर मेरी ओर आंखें मटकाती हुई बोली, कहा ही ना कि अपन वेशभूषा बदलूं, अब बुझायल ना कि दुनिया कैसन है। साली साहिबा की व्यंग्यात्मक मुस्कान, झटकती जुल्फें और मटकाती आंखें, खाकी वर्दी वालों से तो आज मेरी इज्जत बचा ली, किंतु मेरी इस असालतन समस्या का हल? साली साहिबा की व्यंग्यात्मक मुस्कान, झटकती जुल्फे और मटकती आंखें, खादी वर्दी वालों से तो आज मेरी इज्जत बचा ली, किंतु मेरी ये जो असालतन समस्या है इसका हल? पूरा शरीर कांप रहा था, सिर फटा जा रहा था, हाइड्रोजन भरे गुब्बारे की तरह शरीर सुदूर आकाश की ओर उड़ा जा रहा था। मैं अपने आप में बिल्कुल नहीं था। कहाँ था, कैसे था, ज्यादा कह भी नहीं सकता, क्योंकि अंतर्वेदना अनुभूति जगत की चीज होती है और अभिव्यक्ति की सीमा से जो परे की जगत, वहां की चीज। जो हुआ सो हुआ, चलिए यहां से जहां के लिए निकले हैं। पत्नी ने कहा सहानुभूति पूर्वक, स्नेहिल हाथों से मेरा दाहिना हाथ पकड़ करके, कुछ उसी अंदाज में जैसे अब से बहुत पहले मैं पकड़ा था विवाह मंडप में उसका हाथ। किंतु मेहंदी रचे कोमल हाथों का सुकोमल स्पर्श आज मुझे कुछ और ही एहसास दे रहा था। स्टेशन से बाहर आया, 2 रिक्शा लिया, एक पर दोनों बहनें बैठी और दूसरे पर मैं अकेला। 2 किलोमीटर की शहरी सफर के बीच दिमाग में 2 पंक्तियां प्रतिध्वनित हो रही थी। भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। रूपवती पत्नी शत्रु होती है, अनपढ़ पुत्र शत्रु होता है, ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है और व्यभिचारिणी माता शत्रु होती है। पता नहीं किस भले मानस ने किस परिस्थिति में, किस मन स्थिति में, किस घनीभूत अंतर्वेदना की स्थिति में ये पंक्तियां कही होंगी। भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। किंतु हैं तो ये पंक्तियां, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये पंक्तियां हैं बहुत अनमोल, बहुत मननीय, बहुत विचारणीय भी। क्यों न हो, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। अरे भाई, एक नहीं अनेक बार ऐसी अंतर्वेदना से सामना हुआ है जिसे कदापि व्यक्त नहीं कर सकता। पिता अतिशय संस्कारी सदाचारी थे, माता की गरिमा महिमा के बखान के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है और मंजूसारी तो पड़ी है। सौभाग्य से पुत्र भी अपंडित नहीं है,
किंतु एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी चक्कर घिन्नी खा जाते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी चक्कर खा जाते हैं। साहित्य और कला वाले धोखा खाते रहते हैं, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? अरे वो तो उखड़ खाबड़ चांद को भी खूबसूरती का सबसे सटीक मापदंड माने बैठे हैं साहित्य वाले। भला हो उन डार्विनवादी बंदरों के वंशजों का, जिन्होंने हमारी ही धरोहर वेद पुराणों को लूट पाट करके नए नए सिद्धांत गढ़े और मनु के वंशजों को नए सिरे से साइंस पढ़ाया, और तब जाकर भेद खुला कि खूबसूरती का मिसाल चांद कितना भोला है। क्या हिम्मत है किसी की जो किसी गोरंडी को चंद्रमुखी कह करके संबोधित करो? ये तो भारत की परंपरा है कि हम चंद्रमुखी कहते हैं सुंदरी को। क्यों गोरंडी को भी आप कह सकते हैं, वो मुंह नोच लेगी। अरे चांद तो उखड़ खाबड़ है, तुम हमको चांद से तुलना कर रहा है। खैर, हम भारतीयों को तो अपनी गर्दभी बीबियां भी चंद्रमुखी संबोधित करने की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हमारा सोशल साइंस इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। खुदा न खास्ते फिजिक्स वाले मान भी जाएं, किंतु साहित्य वाले कतई नहीं मानेंगे कि चांद की इस बेइज्जती को। किंतु मैं आज की अपनी इस बेइज्जती को कैसे भुला दूं? यक्ष प्रश्न बना हुआ है मेरे लिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उम्र हैं, हम दोनों चंद महीनों का ही फासला है हम दोनों में, किंतु आला लगाते, नब्ज देखते डॉक्टर साहब भी सीधे 15-20 साल की डंडी मार देते हैं। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाता हूँ, अपने भाग्य पर ही ठहराता हूँ, और श्रीमती जी का चेहरा देखते रह जाता हूँ, मानो उन्हें पहली बार आज देख रहा हूँ। मैं उनके सौंदर्य से पहली बार परिचित हो रहा हूँ। खैर, यहाँ तक की बात तो बड़ी अच्छी लगती है, इछलाने वाली लगती है, इतराने वाली लगती है, किंतु अति सर्वत्र वर्जयेत। सुना है ना आपने? सैकरीन बहुत मीठा होता है, इतना मीठा कि जीभ पर रखने पर तीतापन का एहसास कराता है। बर्फ ठंडा होता है, किंतु उसमें से भाप निकलते रहता है। बर्फ से प्यास बुझाई नहीं जा सकती, पीने के लिए तो नॉर्मल वाटर ही चाहिए। खैर, बात कर रहा था मैं भार्या रूपवती शत्रु की। श्रीमती जी के रूप, सौंदर्य और कमसीनी ने कई बार मुझे भारी चक्कर में डाल दिया है। प्राण प्रिया तो मेरी शत्रु कदापि नहीं हो सकती, किंतु उनकी जानलेवा सौंदर्य मेरे लिए आए दिन शत्रुता ही कर गुजरता है। आज की शत्रुता तो जन्म क्या जन्मांतरों में भी भूलने वाली नहीं। इस अंतर्वेदना को व्यक्त करूं भी तो कैसे, कहूं भी तो किससे? सुनने वाला भी हंसेगा, चुटकी लेगा। नतीजा ये होगा कि घुमक्कड़ी प्रधान युग में भी मैं कहीं घूमना फिरना पसंद नहीं करता। ठूठ बाण अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता, और साथ निकलकर जहमत मोल लेने का हिम्मत भी नहीं है। किंतु मेरी इस अंतर्वेदना से श्रीमती जी भी अवगत नहीं है। अवगत कराने का दुस्साहस भी यदि किया है कभी, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उनकी नजरों में तो मैं महामनहूस हूँ, कंजूस तो हुई। हालांकि इस जघन्य आरोप लगाने वाली श्रीमती जी को इतना तो समझ होना ही चाहिए था कि जो आदमी बाकी चीजों पर मनमानी पैसे खर्च कर सकता है, वो भला बाहर जाकर साथ घूमने से इतना क्यों परहेज करता है। दरअसल हम लोगों की जोड़ी ही बड़ी अटपटी है। मेरी नजर में नहीं, दुनिया वालों की नजर में। देखते ही संदेह के घेरे में आ जाता हूँ। और आप जानते ही हैं कि सत्य को सत्य साबित करने में बहुत दिक्कत होती है। ज्यादातर सत्य पराजित ही होता है। सत्य में वो जयते तो स्लोगन भर है। ये बात दिगर है कि कभी कभी बबूल के बगीचे में भी आम मिल जाता है। चिंता और चिंतन की घनेरी काली बदरी के बीच पुरानी यादों का प्यारा चांद चमकता हुआ नजर आया। राज्य के जाने माने एक वयोवृद्ध साहित्यकार के साथ अब से काफी पहले राज्य की राजधानी पटने के बहुचर्चित पार्क हार्डिंग पार्क में एक अजीब दुर्घटना घट गई थी। जी हाँ, दुर्घटना ही कहेंगे इसे, क्योंकि उन महानुभावों के साथ मेरी सहानुभूति होनी चाहिए
दुखिया का दुख दुखिया ही जान सकता है। रसिक साहित्यकार महोदय ने 50 की वय में 25 वाली से दूसरी शादी रचाई थी और उसके साथ हार्डिंग पार्क के बेंच पर बैठकर गोलगप्पे खा रहे थे। तभी किसी मनचले ने चुहलबाजी कर दी, बवाल मच गया, पुलिस पहुंची, युगल जोड़ी संदेह के घेरे में फंस गई। खैर यह था कि कोतवाल उन साहित्यकार बंधु का फैन निकला। मामला फुर से उड़ गया, जैसे आज साली साहिबा ने मेरा मामला सलटा दी। आखिर कब तक? यक्ष प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर कब देंगे? धन्यवाद बंधुओं, आपने धैर्यपूर्वक मेरे इस संस्मरण को सुना। आगे भी इसी तरह से अन्य रचनाओं के साथ आपके साथ सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुन्यार को अनुमति दें।